नमस्कार दोस्तों, रामानुज क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने जो लास्ट है वो कोशिका का चैप्टर किया था। हमने लास्ट में क्विज किया था। अब थोड़ा बहुत छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है उत्तक, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तक, यानी कि टिश्यू। उत्तक की बात करें तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तक होता क्या है, उत्तक किसे कहते हैं, क्या चीज है ये उत्तक। उत्तक नाम की बला है क्या ये? तो उत्तक किसे कहते हैं हम? कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। ये कोशिकाओं का एक समूह होता है जो उत्तक होता है, और ये एक निश्चित कार्य को करते हैं। तो कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है और ये एक निश्चित एक फिक्स कार्य की घटना को अंजाम देंगे ये उत्तक। ठीक है। अब ये उत्तक जो शब्द है ये सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? वीचेट ने। ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि उत्तक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? वीचेट ने दिया था। उत्तक शब्द किसने दिया था? सर्वप्रथम वीचेट ने दिया था। अब हम बात करें कि उत्तकों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो दोस्तों ध्यान रखिए, उत्तकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। उत्तकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी कहलाएगा। और हमने साथ में ये भी पढ़ा था, कोशिका पढ़ी थी, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका का अध्ययन। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कोशिका के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं, या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। और उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तकों के प्रकार की। तो हमें पता है कि उत्तक दो प्रकार के होंगे, क्योंकि उत्तक का निर्माण किससे हुआ है? कोशिकाओं से। ठीक है। और कोशिका हमें पता है दो प्रकार की होती है कोशिका। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो होती है पादप कोशिका। तो पादप कोशिकाओं में कौन से उत्तक होंगे? पादप उत्तक होंगे। सीधी सी बात है, पादप कोशिकाओं में कौन से उत्तक? पादप उत्तक। एक जंतु कोशिका होती है, तो जंतु कोशिका में कौन सा उत्तक होगा दोस्तों? जंतु उत्तक। तो दोस्तों उत्तक कितने प्रकार के हो गए हमारे? दो प्रकार के। ठीक है। दो प्रकार से हम उत्तकों का अध्ययन करेंगे, एक तो पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। ठीक है। अब पादप उत्तक की हम बात करते हैं। सबसे पहले पादप उत्तक। ये पादप उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है विभजोत्तक। विभजोत्तक एक होगा विभजोत्तक और दूसरा होगा स्थायी। दो प्रकार के उत्तक होते हैं, विभजोत्तक और स्थायी उत्तक। पादप उत्तक किसे कहेंगे हम? पादपों में या पादप कोशिकाओं का समूह पादप उत्तक कहलाएगा। पादप उत्तक किसे कहेंगे? पादप कोशिकाओं का समूह पादप उत्तक कहलाएगा। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभजोत्तक, स्थायी उत्तक। ठीक है। तो पहले हम पादप उत्तक की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम पादप उत्तक पढ़ेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद देखो। हाँ तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम पादप उत्तक पढ़ेंगे आज। ठीक है। देखिए दोस्तों, पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक पादप कोशिकाओं का समूह, पादप कोशिकाओं का समूह, पादप कोशिकाओं का समूह पादप उत्तक कहलाता है। पादप कोशिकाओं का समूह पादप उत्तक कहलाता है। और पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के पादप उत्तक होते हैं दोस्तों।
अब कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं देखिए दोस्तों, कौन कौन से होते हैं अभी अभी हमने पढ़ा। एक तो होता है विभजोतक और दूसरा होता है स्थायी। एक विभजोतक होता है और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। विभजोतक, अब देखो दोस्तों, विभजोतक और स्थायी उत्तक मतलब वो तो परमानेंटली है, कुछ भी नहीं होगा। और विभ का मतलब विभाजन, ठीक है। विभजोतक में विभ आ रहा है आगे, तो यहां से हम पहचान लेंगे विभ का मतलब क्या होता है, विभाजन, ठीक है। तो पादप कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें लगातार विभाजन होता है वो विभजोतक कहलाएगा। पादप कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें लगातार क्या हो, विभाजन की क्षमता हो, वो कहलाएगा विभजोतक उत्तक। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पादप कोशिकाओं का ऐसा समूह, पादप कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि पादप कोशिकाओं का वो समूह जिसमें लगातार विभाजन होगा, लगातार विभाजन करती रहेगी कोशिकाएं, वो विभजोतक उत्तक बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जो विभजोतक उत्तक होता है ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों। ये विभजोतक जो उत्तक होता है ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। 3 प्रकार कौन कौन से वो हमें पता रखना, ठीक है। एक होता है शीर्षस्थ, एक होता है अंतर्वेशी, और लास्ट में होता है एक शीर्षस्थ, एक अंतर्वेशी, और लास्ट में होता है हमारे पार्श्वीय, ठीक है। 3 प्रकार के विभजोतक होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। अब ये जो शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक होता है ये क्या काम करता है पेड़ पौधों के अंदर। सबसे पहली बात तो ये पाया कहाँ जाता है, तो यह जड़ और तने में पाया जाता है, ध्यान रखना, जड़ व तने में पाया जाता है, तने में पाया जाता है, जड़ और तने में पाया जाता है ये दोस्तों, ठीक है। अब जड़ और तने में तो होता है, लेकिन ये काम क्या करता है, हम सब जानते हैं कि जब हम पौधा लगाते हैं घर के अंदर तो वो छोटा सा रहता है, लेकिन वो साल भर के अंदर पौधा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वो बड़ा किस कारण होता है दोस्तों, इस शीर्षस्थ विभजोतक के कारण। ये क्या करता है, तने की लंबाई को बढ़ा देता है और जमीन के अंदर जड़ की लंबाई को बढ़ा देता है। तो जड़ें जो है वो जमीन में गहराई तक जाती है, किस कारण जाती है, शीर्षस्थ के कारण, क्योंकि जड़ों में लगातार क्या होगा, विभाजन होगा कोशिकाओं में, और विभाजन से वो जड़ें जमीन के अंदर अंदर चल जाएगी। और ऊपर तने में क्या होगा, तने के अंदर लगातार विभाजन होगा, क्योंकि ये कौन सा उत्तक है जिसमें लगातार विभाजन की क्षमता है। तो तने में लगातार विभाजन होगा और विभाजन के कारण वो ऊपर की ओर वृद्धि करता जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो पादप की लंबाई होती है, अब पादप के अंदर जड़ और तने दोनों की लंबाई को ये नियंत्रित करता है। तो ये पादप की लंबाई को बढ़ाता है, पादप की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। अब अंतर्वेशी की बात करें तो जो ये अंतर्वेशी उत्तक होता है, ठीक है, अंतर्वेशी विभजोतक होता है। अंतर्वेशी ये 2 के बीच में आ जाता है, और ये सबसे पहली बात ये पाया किस में जाता है, जो एक बीजपत्री होते हैं ना पौधे, एक बीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री पादप, जैसे हमारे घास होती है, जैसे घास में होता है, घास में 2 स्थायी उत्तकों के बीच में होता है, 2 स्थायी उत्तकों के मध्य पाया जाता है, 2 स्थायी उत्तकों के मध्य पाया जाता है, ठीक है। यानी कि बीच में क्या होगा, अंतर्वेशी होगा, ऊपर कौन सा उत्तक होगा, स्थायी होगा, नीचे कौन सा होगा, स्थायी होगा, बीच में कौन सा होगा, अंतर्वेशी, ठीक है। तो 2 स्थायी उत्तकों के बीच में आने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, अंतर्वेशी कहते हैं। और ये करता क्या काम है, पादप के पर्व को बढ़ाता है, पादप के पर्व को बढ़ाता है, ठीक है। ये इसका कार्य हो गया। पादप के पर्व की लंबाई को कौन बढ़ाता है, अंतर्वेशी बढ़ाता है। अब पार्श्वीय की हम बात करें, देखो शीर्षस्थ तो क्या कर रहा है, लंबाई को बढ़ा रहा है,
अब बचा हमारे पास कौन, पार्श्वीय। पार्श्वीय मतलब समांतर। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जब हम पौधा लगाते हैं तो वो एकदम तने की जो मोटाई होती है वो कम होती है, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर हम क्या देखते हैं, जो तना है वो इस तरीके से मोटा हो जाता है। ठीक है, वो तना मोटा किस कारण होता है, इस पार्श्वीय के कारण। ठीक है, पार्श्वीय विभजोतक के कारण होता है। ये भी जड़ और तने दोनों में पाया जाता है। तो जड़ की और तने की जो मोटाई है उसको ये बढ़ाता है। ठीक है, तो यह पार्श्वीय में हम क्या लिखेंगे, यह जड़ व तने की मोटाई को बढ़ाता है। जड़ व तने की मोटाई को बढ़ाता है। तो दोस्तों ये हमारे विभजोतक उत्तक थे। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं, स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक हम किसे कहेंगे दोस्तों, स्थायी मतलब स्थायी हो गए तो कोशिकाओं का वो समूह जिसमें विभाजन की क्षमता नष्ट हो जाती है या विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, वो स्थायी उत्तक होते हैं। ठीक है, तो इनमें ध्यान रखना, विभाजन की क्षमता नहीं होती है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है, और विभाजन की क्षमता नहीं होगी तो भैया वो किसी प्रकार की वृद्धि को नियंत्रित नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये स्थायी उत्तक जो होते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए आगे चलते हैं। हम स्थायी उत्तक की बात कर रहे हैं। हम स्थायी उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के कौन कौन से स्थायी उत्तक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, स्थायी उत्तक। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक, और दूसरे होते हैं दोस्तों जटिल उत्तक। यानी कि जो स्थायी उत्तक है ये भी दो प्रकार के हो गए, एक तो सरल स्थायी उत्तक और एक जटिल स्थायी उत्तक। अब ये जो सरल स्थायी उत्तक है दोस्तों, ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है, यहां से प्रश्न बने तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा सरल है कौन सा जटिल है। ठीक है, तो सरल कौन सा, देखो एक तो होता है पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। ठीक है, एक होता है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ठीक है, और लास्ट होता है हमारे पेरेन स्केरकाइमा, स्केरकाइमा। ठीक है, ये तीन नाम होते हैं। अंग्रेजी में अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, वरना हिंदी वाले वर्ड हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। पेरेनकाइमा का मतलब होता है मृदुत्तक, मृदुत्तक। कोलेनकाइमा का मतलब हो गया स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। और इसका मतलब स्केर का मतलब हो गया दृढ़ उत्तक। तीन प्रकार के उत्तक हो गए। ठीक है, ये तीन प्रकार के। अब इसमें जो बात है मुख्य रूप से वो है इनके कार्य, कि इसके कार्य क्या है, प्रत्येक का कार्य हमें पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, पेरेनकाइमा जो है इसका काम क्या है, पेरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं मृदुत्तक की, इसमें क्लोरोफिल होता है, हरितलवक होता है। तो हरितलवक होने के कारण ये कौन सी घटना को अंजाम दे सकता है पेड़ पौधों के अंदर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अंजाम दे सकता है। तो इसका कार्य ये प्रकाश संश्लेषण और साथ में दोस्तों ध्यान रखिए, जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वो क्या करेगा, संचय भी करेगा। यानी कि भैया स्टोरेज करेगा, ये खाने का संचय भी कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण, संचय व श्रवण का कार्य करता है, श्रवण का कार्य करता है, श्रवण का कार्य करता है। अब दोस्तों हम बात करें आगे स्थूल कोणोत्तक की। ये भाई साहब कौन सी घटना को अंजाम देते हैं, ध्यान रखिए इनमें भी क्लोरोफिल तो होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस कारण ये क्या करते हैं, ये स्वांगीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल होता है लेकिन ये क्या काम करते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस कारण
ये स्वांगीकरण का कार्य करते हैं, स्वांगीकरण का कार्य करते हैं। स्वांगीकरण का मतलब स्वांग करना किसी के जैसा, और किसी के जैसा कैसा? क्लोरोफिल तो इसके पास है, मेन घटना को अंजाम तो ये दे रहा है प्रकाश संश्लेषण को, लेकिन इनमें भी क्या है? क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो भैया ये भी हकदार हो गए कौन सी घटना को अंजाम देने के लिए? प्रकाश संश्लेषण को। ठीक है, तो इनमें भी क्लोरोफिल है, इनमें भी क्लोरोफिल होता है, तो इनमें क्लोरोफिल होता है, मुख्य रूप से काम इनका प्रकाश संश्लेषण का, लेकिन इनमें भी क्लोरोफिल की शक्ति मिल गई इनको, तो ये भी क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि इनका कार्य क्या है? स्वांगीकरण का। ठीक है दोस्तों, इनका काम क्या हो गया? स्वांगीकरण का हो गया। और बात करें मुख्य रूप से स्थूल कोणोत्तक जो है ये पादपों को यांत्रिक सहारा देता है। और कब सहारा देता है? जब पादप क्या होता है? बिल्कुल छोटा सा होता है, शैशव अवस्था में। ठीक है, तो यह शैशव अवस्था में, यह शैशव अवस्था में पादपों को यांत्रिक सहारा देता है, यांत्रिक सहारा देता है। जब पौधा एकदम छोटा होता है तो उसको यांत्रिक सहारा देता है, पौधा शैशव अवस्था में होता है तो उसको ये यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा, जिसके कारण पौधा इधर या इधर गिर ना जाए। ठीक है, साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो पादपों के अंदर जो लचक होती है वो लचक किस कारण होती है? इस कोलेन काइमा के कारण होती है। तो ये पादपों में लचक में दृढ़ता भी देता है, ये पादपों में लचक में दृढ़ता भी प्रदान करता है, दृढ़ता भी प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, ये हमें पता रहनी चाहिए। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं हमारे पास कि पादपों को लचक में दृढ़ता प्रदान कौन सा उत्तक करता है? तो हमें पता होना चाहिए स्थूल कोणोत्तक, कोलेन काइमा। ठीक है, शैशव अवस्था में यांत्रिक सहारा कौन देता है? स्थूल कोणोत्तक, कोलेन काइमा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम स्केर काइमा की। ये स्केर काइमा क्या करता है? ये भी पादपों को क्या करता है? यांत्रिक सहारा देता है। तो यह भी पादपों को यांत्रिक सहारा देता है। ठीक है, स्केर काइमा भी यांत्रिक सहारा देता है। और इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों जो हमारे प्रोटोप्लाज्म होता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, स्केर काइमा में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। तो जो हमारे गूदेदार फलों की जो फल भित्ति की कोशिकाएं होती है, जो गूदेदार फल होते हैं उनकी जो फल भित्ति की जो कोशिकाएं हैं, जैसे अमरूद है, ठीक है, तो अमरूद की जो कोशिकाएं हैं वो किससे बनी हुई है? वो स्केर काइमा से बनी हुई है। चाय की जो पत्तियां हैं वो स्केर काइमा से बनी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जटिल की। जटिल उत्तक क्या काम करता है? देखिए दोस्तों, जटिल उत्तक के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए जटिल उत्तक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जैसे जटिल और जैसे जाइलम। जैसे जटिल, जैसे जाइलम, जाइलम का दोस्त है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के उत्तक हैं, जाइलम और फ्लोएम। देखो अब इसमें मुख्य रूप से जो बात है वो है कार्य की, कि इसका वर्क क्या है, मेन रूप से क्या काम करता है। ये कार्य हमें पूछा जाएगा, कार्य देके पूछ सकते हैं कि ये कार्य निम्न में से कौन से उत्तक का है। ठीक है, यह जाइलम उत्तक का कौन सा कार्य है निम्न में से, वो हमें पता रहना चाहिए। तो देखो जैसे जटिल, जैसे जाइलम, जाइलम का दोस्त फ्लोएम। और जाइलम काम क्या करेगा? जैसे जाइलम और जैसे जल, तो ये जल व खनिज लवण का क्या करता है? संवहन करता है। जल के साथ खनिज लवण भी तो आएंगे, मिट्टी के अंदर जल और खनिज लवण, तो जल व खनिज लवण का संवहन करता है। अब देखो भैया, अगर पानी ये ले जा रहा है तो पानी के साथ कौन है? खाना। यानी कि खाना और पानी दो ही चीजें होती है, एक तो खाओ और एक पियो। तो पानी तो ये ले गया, जल ये ले गया, जाइलम, बचा क्या? खाना। तो पेड़ पौधों के अंदर खाना कौन पहुंचाएगा भैया? फ्लोएम। ठीक है, तो ये खाद्य पदार्थ का संवहन करता है, खाद्य पदार्थ का संवहन करता है, खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। अब दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि पानी जो होता है पेड़ पौधों के अंदर वो कहां से कहां जाता है? वो जमीन के अंदर होता है पानी। ठीक है, ये तो है नहीं कि बाहर वातावरण से पौधा पानी ले रहा है कि इधर से भी पानी ले लिया, इधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया। वो क्या ले के तरीके से ले सकता? जमीन से लेगा वो। और जब वो जमीन से लेगा तो जमीन से पानी कहाँ जाएगा? ऊपर।
ठीक है, मतलब ये जो काम कर रहा है जाइलम, ये क्या कर रहा है, ये प्रकाश के अनुकूल काम कर रहा है। मतलब प्रकाश ऊपर की तरफ प्रकाश है, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है इसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन व धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखिए, जब इसमें ये घटना हो रही है तो इसके विपरीत ये काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है, खाद्य पदार्थ, और खाना बनता कहाँ है, पत्तियों में। पौधों के अंदर खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में, क्योंकि भैया पौधों का जो किचन घर है वो कौन है, किचन हाउस, पत्तियां हैं, तो खाना पत्तियों में बनेगा। अब पत्तियों से खाना कहाँ जाना, जड़ों के अंदर, क्योंकि जब खाना जड़ों में नहीं जाएगा तो फिर वो पौधा काम कैसे करेगा, पानी कैसे लेके आएगा, तो खाना कहाँ जाएगा, पत्तियों से नीचे। नीचे का मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो रहा है। ठीक है, और प्रकाशानुवर्तन क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। हम प्रकाश के ऋणात्मक जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन व ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जाइलम में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है या ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, या दोनों। तो हम अगर हमने पढ़ा है, सिंपल सी बात है ये तो, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर ही लगता है, तो हमें पता है कि खाना कौन लेके जा रहा है, पत्तियों से नीचे की ओर ही जा रहा है खाना, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो गया। ठीक है, प्रकाश ऊपर की ओर है और खाना नीचे जा रहा है, तो प्रकाश ऊपर है, ऊपर जाते तो पॉजिटिव होता, हम तो नीचे जा रहे हैं, तो मतलब ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पादपों के उत्तक। अब इसमें मैंने जैसे ये बताया था स्केर कायमा, स्केर कायमा के अंदर हमें पता रखना है क्या करता है ये जो पादपों की जो गूदेदार पादप होते हैं, यानी कि गूदेदार फल जो होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती है वो स्केर कायमा के द्वारा बनी होती है। ठीक है, गूदेदार फलों की कोशिकाएं लिख देता हूं यहाँ पे, याद रहेगा। गूदेदार फलों की फलभित्ति की कोशिकाएं स्केर कायमा की बनी होती है, स्केर कायमा की बनी होती है। ठीक है, ये पता रखना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब ये तो हमारे पादप उत्तक था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जंतु उत्तक की, एनिमल टिश्यू जो होते हैं, जंतु उत्तक। ठीक है, अब ये जो जंतु उत्तक होते हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के, वो हमें पता रखना है। ठीक है, एक होता है उपकला तंत्र, उपकला तंत्र। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है हमारे पास संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। एक होता है तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक, और लास्ट होता है पेशी उत्तक। 4 प्रकार के उत्तक होते हैं, पेशी उत्तक। ठीक है, उपकला तंत्र जो है ये 3 प्रकार से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं इसमें भी। एक तो शल्की उपकला होता है, एक घनाकार उपकला होता है, शल्की उपकला, घनाकार उपकला, और एक होता है स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला। ठीक है, अब जो शल्की उपकला होता है, इस शल्की उपकला में ध्यान रखना है, शल्की उपकला से क्या चीजें बनी हुई है हमारी, रक्तवाहिनियां, रक्तवाहिनियां किससे मिलकर बनी हुई है, शल्की उपकला से। घनाकार से क्या, नेफ्रॉन के भाग, नेफ्रॉन के भाग। ठीक है, नेफ्रॉन के जो भी भाग होते हैं वो घनाकार उपकला से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, स्तंभाकार की अगर हम बात करें तो श्वास नली,
श्वास नली, ठीक है। श्वास नली में स्तंभाकार रेखीय छल्ले होते हैं, तो वो स्तंभाकार के होते हैं, स्तंभाकार उपकला तंत्र से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अंडवाहिनी नलिका महिलाओं के अंदर होती है, पुरुषों में नहीं होती है, अंडवाहिनी नलिका, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नलिका हो गई। और आमाशय, ये स्तंभाकार उपकला से मिलके बने हुए होते हैं। संयोजी ऊतकों की बात करते हैं दोस्तों। संयोजी ऊतकों में कौन आएगा? ब्लड, रक्त। जब हमने ब्लड पढ़ा था तो हमने सीधी सी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। एक तो ये ज्वाइंट करता है, शरीर के भागों को जोड़ता है, और एक हड्डियां जो होती है वो संयोजी ऊतक है, ठीक है। तंत्रिका ऊतक की बात करें हम दोस्तों, तंत्रिका ऊतक कौन होता है? तंत्रिका ऊतक किससे मिलके बड़ा होता है? तंत्रिका कोशिका से, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। इसके अलावा बात करें पेशी ऊतक, तो दोस्तों पेशी ऊतक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है कंकाल पेशी, एक चिकनी पेशी, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, और एक होता है हृदय पेशी, हृदय पेशी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कंकाल पेशी, तो कंकाल की जो अस्थियां होती है वो कंकाल पेशियों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। पेशियां, पेशियों का मतलब होता है मांसपेशियां, ठीक है। और कंकाल के अंदर जो अस्थियां है वो किससे जुड़ी हुई रहती है? कंकाल पेशियों से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो वो हो गई कंकाल पेशी। अब ये तो हमारे तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में, अगर हम हाथों का संचालन कर रहे हैं, पैरों का संचालन कर रहे हैं, तो हम अपनी इच्छा से चला रहे हैं हाथ और पैरों को, तो ये कंकाल पेशी हमारी इच्छा में होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी भी इसे कहते हैं हम। ये ऐच्छिक पेशी भी है, ध्यान रखिए दोस्तों। चिकनी पेशी, चिकनी है तो भैया कहीं पे भी फिसल जाएगी, और फिसल जाएगी इसका मतलब नियंत्रण नहीं है, और नियंत्रण नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? अनैच्छिक पेशी। ये हमारी तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी। हृदय, हृदय तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में है ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, तो हृदय पेशी को हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी। दोस्तों इसमें बस यही ध्यान रखना है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, इसके कार्य वगैरह कुछ पता नहीं रखना है, इतना सा पता कर लिया काफी है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारी क्लास में जैसा भी आपको लगा है आप कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए दोस्तों। इसके बाद हम नए वीडियो में मिलेंगे, मानवों में रोग, और बहुत ही ट्रिकी पढ़ेंगे हम, तो ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। धन्यवाद आज के लिए।